नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। बेसिकली बात करने वाले हैं टॉर्क रेंच के बारे में। और टॉर्क रेंच के बारे में सबसे पहले मैं सर आपको बता दूं कि काफ़ी लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके जितने भी बोल्ट्स होते हैं या फिर नट्स होते हैं या फिर फास्टनर हम बोल लें, उनको एक स्पेसिफाइड फोर्स के ऊपर में टाइट करने के काम आता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप भले ही गाड़ी में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी मशीन में काम कर रहे हैं, कोई सी भी मशीन हो किसी भी तरह की, अगर वो एक अच्छे मैन्युफैक्चरर ने बनाई है तो वो साथ में उसकी टॉर्क स्पेसिफिकेशन जरूर देता है। और वो टॉर्क स्पेसिफिकेशंस आपको कहाँ मिलेंगी? वो मिलेंगी आपको उसके सर्विस मैनुअल में या फिर वर्कशॉप मैनुअल में, आप बोल लीजिए। तो मैं जिस भी गाड़ी पे अगर काम करता हूं, मैं कभी भी आपको बता दूं, काफी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सर मेरे पास में जो भी गाड़ी पे मैं काम करता हूं, मेरे पास में वर्कशॉप मैनुअल रहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसी हिसाब से मैं चलता हूं, वही तरीके मैं यूज करता हूं। कोई अजीब नहीं है, कोई मतलब आसमान से ढूंढ के मैं आपको तरीके बता देता हूं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो गाड़ी का हो या किसी भी मशीन का हो, अच्छा मैन्युफैक्चरर हमेशा आपको सर्विस मैनुअल जो है उसमें हर चीज छोटी छोटी बताई होती है। तो जैसे मेरे पास में एक गियर बॉक्स का मैनुअल है, तो गियर बॉक्स के मैनुअल में आप देखेंगे यहाँ पे हर जो अलग अलग जो बोल्ट्स हैं या फिर नट्स हैं उनकी अलग अलग टॉर्क यहाँ पे बताई गई है। इसकी 10 न्यूटन मीटर है, यहाँ पे 23 न्यूटन मीटर है अलग अलग, ठीक है। ये बी वोल्ट है तो इसकी 23 होगी, और नीचे में अगर ए लग रखा है तो इसकी जो है वो 10 न्यूटन मीटर होगी। और नीचे में भी आप देखेंगे तो अलग अलग है, तो यहाँ पे 34 न्यूटन मीटर है और 34 न्यूटन मीटर भी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस ये भी साथ में दी गई हैं कि थ्रेड लॉक भी यूज करना है और कौन से नंबर का यूज करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो अलग अलग टॉर्क्स हैं सारी, 23, 34, 10, 20 ऐसे करके बिल्कुल अलग अलग टॉर्क्स हैं। हर अलग अलग बोल्ट्स के और नट्स के लिए, हर फास्टनर के लिए एक अलग टॉर्क डिसाइड की गई है। तो अगर आपको टॉर्क रेंच खरीदना है कोई सा भी, भले ही आप सस्ता खरीदिए या महंगा खरीदिए, कोई सा भी टॉर्क रेंच खरीदने से पहले आपके पास में उस पर्टिकुलर व्हीकल की या मशीन की ये सर्विस मैनुअल जो है वो होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो इस चीज का आपके लिए कोई अहमियत नहीं रह जाती, कोई फायदा यहां पे नहीं रह जाता। पहली चीज तो ये होगी, क्योंकि मेरा बताने का बेसिक पर्पस ये इसीलिए है, कभी भी आप YouTube पे या फिर कहीं पे भी अच्छी अच्छी फैंसी चीजें होती हैं, थोड़ा सा फैंसी लगती हैं देखने में, हम खरीदने की चाहत कर लेते हैं। लोगों के पास में पैसा भी अभी काफी आ रहा है तो ये 2,500-3 हजार रुपए का, चलो ठीक है यार वो ले लेंगे। तो ये खाली आपका एक शो पीस बन के रह जाएगा या फिर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। गलत इस्तेमाल मैं कैसे बोलूं? अब मान लो कहीं पे उसको 10 न्यूटन मीटर की टॉर्क लगनी है तो आप वहां पे 50 की लगा देंगे, या तो वो बोल्ट टूट जाएगा या फिर आपका थ्रेड खराब हो जाएंगे। भले ही आप जिसमें टाइट कर रहे हैं वो या मेल या फिर फीमेल, दोनों में से किसी का भी थ्रेड खराब हो जाएंगे या फिर बोल्ट टूट जाएगा। तो ये आपके पास में खाली एक शो पीस रह जाएगा, या तो यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए ताकि लोगों को मैं दिखा पाऊं, और या फिर आपकी वर्कशॉप में ऐसा का ऐसा, मतलब थोड़ा ग्राहक को दिखाने के लिए कुछ लोग यूज भी करते हैं। मैं काफी मैकेनिक देखा हूं जिनको टॉर्क स्पेसिफिकेशंस पता नहीं है, वो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, डालते हैं और धड़ल्ले से उनकी वीडियोस देखी भी जाती हैं, वाहवाही भी की जाती है, उनकी बहुत तारीफ की जाती है। मैं यहाँ पे उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर नट एंड बोल्ट की एक स्पेसिफाइड टॉर्क होती है और उस टॉर्क पे ही उसको कसा जाना चाहिए। आप अगर ऐसा बोलें कि हमारे को 20 साल हो गए काम करते हुए तो हमारे को हर नट एंड बोल्ट की टॉर्क स्पेसिफिकेशन पता है, कंपनी गलत है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जहां पे मान लो 50 न्यूटन मीटर लगना है, वो बोलते हैं कि हम कंपनी के हिसाब से नहीं चलते, हम उसकी जगह पे 70 न्यूटन मीटर लगाते हैं और बाद में उसको एंगल से ये एक मैं आपको बता दूं साथ में, टॉर्क एंगल अलग चीज होती है, टॉर्क रेंच अलग चीज होता है। जो एंगल रेंच होता है वो अलग चीज है। बोलते हैं ना कि डिग्री मार देते हैं वो लोग, काफी आपने सुना होगा उनपे कि 90 डिग्री मार देते हैं या 180 डिग्री मार देते हैं हम नट को टॉर्क रेंच के बाद में, टाइट करने के बाद में। तो वो सरासर गलत है, क्योंकि आप अपनी मर्जी का वहां पे यूज कर रहे हैं। हर चीज देखो सर कैसा होता है कि एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं होती। कुछ चीजें जो मैनुअल में लिखी हैं उसी के हिसाब से आपको चलना होता है। अगर आपको नहीं पता है, बेटर है आप अपनी वीडियोस में उनका यूज मत करके दिखाइए या फिर लोगों को मत दिखाइए वो चीजें। कम से कम एटलीस्ट उनके 4 पैसे बचेंगे, वो गलत चीज का इस्तेमाल वहां पे नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये हो गया। मैं यहाँ पे चलो खैर किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये एंगल रेंच अलग चीज होती है, टॉर्क रेंच जो है वो अलग चीज होती है। टॉर्क एंगल गेज बोल देते हैं इसको, एक्चुअल में एंगल रेंच भी बोलना गलत है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है।
तो अगर तो आपको ये खरीदना है, टॉर्क रेंच खरीदना है, तो सबसे पहले आपके पास में मैनुअल होना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जो है सिर्फ एक मतलब अपना हुआ बनाने के लिए, अपनी दुकान में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत प्रिसीजन से काम करता हूं, वो टॉर्क रेंच का आपको यूज करके दिखाते हैं। तो ठीक है, मतलब अब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हर किसी की बिजनेस की। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि टॉर्क रेंच अगर आपको लेना है तो आपको ये सबसे पहले चाहिए। इसके बिना ये बिल्कुल जीरो है, खाली आपका शो पीस बना के आप घर में रख सकते हैं अगर आपको चाहिए ही तो। अब मान लो कि आपके पास में ये वर्कशॉप मैनुअल आ गया, सर्विस मैनुअल आपने कहीं से खरीद लिया, जुगाड़ कर लिया, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया। उसके बाद में ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने रेंज का टॉर्क रेंच चाहिए, कौन सी रेंज का। क्योंकि जो नट एंड बोल्ट, जो कार में भी आपको मैं बता दूं कि कुछ जो टॉर्क सेटिंग्स हैं वो 8 या 10 से शुरू हो जाती है, 8 न्यूटन मीटर से शुरू हो जाती हैं और लगभग 100, 150, 200 तक भी चली जाती हैं। हर गाड़ी की अलग रेंज है क्योंकि हर गाड़ी में अलग मटेरियल यूज किया गया है। तो वर्कशॉप मैनुअल के हिसाब से फिर आपको उसको पढ़ना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी लोएस्ट रेंज कितनी है और हाईएस्ट रेंज कितनी है। तो जो मैं गाड़ियों में काम करता हूं उनके हिसाब से ये 2 टॉर्क रेंच मेरे लिए काफी है। ये वाला जो टॉर्क रेंच है इसकी जो रेंज है वो 5 से 35 न्यूटन मीटर के बीच में, यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं। तो इसकी जो रेंज है छोटे वाले की, ये है 5 to 35 न्यूटन मीटर, 5 से लेके 35 न्यूटन मीटर के बीच में इसकी रेंज है। मतलब 5 से 35 के बीच में जो भी टॉर्क आएगी उसमें इसका यूज मैं कर सकता हूं इजीली। और उसके बाद में जो मेरे पास में ये वाला टॉर्क रेंच है, इसकी रेंज काफी लंबी चौड़ी है। तो इसकी जो रेंज है वो 27.1 से लेके 203.5 न्यूटन मीटर तक है। मतलब 27 से लेके 203.5 न्यूटन मीटर तक इसकी रेंज है। मतलब मेरा कहने का ये है कि 5 से 35 वाला मेरे पास में ये हो गया और 27 से लेके 203 तक का ये हो गया। मतलब 203 न्यूटन मीटर तक अब मेरा जुगाड़ हो सकता है। 5 से लेके 203 तक मैंने ये 2 रखे हुए हैं। इसमें भी एक चीज बता देता हूं, ये है हाफ स्क्वायर ड्राइव वाला। हाफ स्क्वायर ड्राइव बोलूं तो इसमें जो सॉकेट लगते हैं 1/2 वाले लगते हैं, जैसे बड़े गोटी हम नॉर्मली बोल देते हैं। ज्यादा मैं पचड़े में नहीं पढ़ना चाहूंगा। जो बड़ी गोटी जिसको बोलते हैं, तो बड़ी गोटी यहां पे इसमें टॉर्क रेंच में यूज की जाती है, राइट, इस वाले टॉर्क रेंच में। पर ये वाला जो टॉर्क रेंच है जो 5 से 35 वाला मेरा है, इस टॉर्क रेंच में ये जो सॉकेट है ये 3/8 का है। 3 तरह के ऑलमोस्ट यूज होते हैं, एक हाफ वाला, 1/2 वाला, एक 1/4 वाला जो बिल्कुल छोटी गोटी जिसको हम बोलते हैं, बहुत छोटा सा जो रहता है ये 1/4 वाला रहता है, और एक जो होता है वो 3/8 का यूज रहता है। पर 3/8 के सॉकेट आपको जनरली मार्केट में नहीं मिलेंगे और मतलब लगभग नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए यहां पे मैंने इसके लिए रिड्यूसर का यूज किया है। ये 3/8 to 1/4 का रिड्यूसर है, ये मार्केट में लगभग आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसको रिड्यूसर को लगाना कुछ लोग बोलते हैं कि गलत होता है, काफी हद तक वो सही भी होंगे, बट मैंने जो कैलिब्रेशन देखी है या जब जिस टाइम पे इसको कैलिब्रेट करवाया था मैंने टॉर्क रेंच को, तो रिड्यूसर लगा के साथ में यूज करके देखा था, तो इसकी कैलिब्रेशन के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। और वहां पे बताया भी ये गया था कि सर जब तक इसको 90 डिग्री पे यूज किया जाता है, 90 डिग्री मैं बोलूं तो जब भी आपका टॉर्क रेंच जो है वो बिल्कुल सीधा है, मतलब 90 डिग्री पे अगर आप मान लो कि कोई बोल्ट है, जैसे मान लो अगर ये ही बोल्ट है, अगर इसको आप लूज या टाइट करते हैं तो अगर ये टेढ़ा आड़ा टेढ़ा है तब तो दिक्कत है टॉर्क में। जब तक 90 डिग्री में इस तरह से इसको यूज किया जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लेंथ के साथ में छेड़ाछाड़ी नहीं होनी चाहिए। आप एक्सटेंशंस या फिर अडाप्टर्स का यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन और अडाप्टर यूज करना यहां पे गलत नहीं होता है, राइट। तो ये मैंने अडाप्टर का यूज किया है, इसको रिड्यूसर बोल देते हैं लोग जनरली, हालांकि अडाप्टर बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो अडाप्टर होता है, ये जो इसका पीछे का जो सिरा है ये 3/8 का है और आगे का जो है वो 1/4 का है। तो ये 1/4 वाले इजीली इसमें लग जाते हैं और आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो एक्सटेंशन का यूज करना टॉर्क रेंच में गलत नहीं रहता है, जहां तक कि वो एक्सटेंशन इस तरह का ना हो। तो इसमें वॉबल है बहुत ज्यादा, अब यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं इसको, तो इस तरह के यूनिवर्सल जॉइंट वगैरह ये यूज नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास में स्ट्रेट एक्सटेंशन है तो बिल्कुल ज्यादा वो सही रहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा, आपको हर चीज के लिए जैसे अगर एलन की भी यूज करनी है तो आड़ी टेढ़ी एलन की आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपको सॉकेट ही अलग से खरीदने पड़ेंगे। तो ये हेड के बोल्ट खोलने के लिए एलन की यूज होती है, अलग अलग नंबर की है, 6 नंबर की है, 8 नंबर की रहती है, अलग अलग नंबर की रहती है। तो ये तो एक चीज हो गई।
तो अभी तक आपने दो चीजें जान ली हैं कि टॉर्क रेंज से पहले आपको सर्विस मैनुअल खरीदना है और सर्विस मैनुअल खरीदने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपकी गाड़ी की टॉर्क रेंज कितनी है। अगर आप बाइक वगैरह के लिए अगर टॉर्क रेंज देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको सबसे लोएस्ट वाला मैक्सिमम 35 तक वहां पे यूज होती है अगर आप इंजन विंजन में काम करते हैं बाइक के। इससे ज्यादा मैंने टॉर्क नहीं देखी है। अगर हम व्हील नट की मतलब टायर के उसमें जो नट लगे रहते हैं अगर उनकी बात ना करें तो बाकी जो प्रिसिशन वाले छोटे मोटे 8-10 नंबर 12 नंबर तक के जो नट रहते हैं बाइक की स्पेसिफिकली, उसके लिए मैक्सिमम 35 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क रेंज है वो सफिशिएंट रहता है। गाड़ी में लगभग 200 तक 203 मतलब 250 तक 240 तक भी जो है वो टॉर्क रेंज सही रहता है। हालांकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम 85-90 तक ही मैंने यूज़ इसको होते हुए देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, अलग अलग कहानी होती है वो भी, बट आपके लिए वर्कशॉप मैनुअल होना बड़ा जरूरी है, उसके बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, आप एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं और जब भी आपको अगर लेना है, अगर आप टॉर्क रेंच ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान जरूर देना है कि उसका जो सॉकेट है उसका साइज़ क्या है। तो ये 3x8 का जो सॉकेट है, अगर आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास में 3x8 के ही हैं तो उन्हीं का आप यूज़ करिए सॉकेट्स का, एक्सटेंशन या रिड्यूसर लगा के आप यूज़ ना करिए, या फिर टॉर्क रेंच वही लीजिए, या तो 1/4 का हो या फिर हाफ स्क्वायर ड्राइव का हो। तो ये दो चीज़ें आपने यहाँ तक सीख ली। इसको कभी भी बोल्ट्स को लूज करने के लिए यूज़ नहीं करना है, इसको हमेशा टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी बोल्ट को आप टाइट कर रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर जंग है मतलब फ्रिक्शन अगर आएगी तो टॉर्क स्पेसिफिकेशन आप कितनी भी लगाएं उसका कोई फायदा नहीं रहता है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रही है नट या बोल्ट के साथ में, मतलब वहाँ पे जंग लगा है या फिर कुछ अलग चीज़ है, मतलब उसमें कुछ हेजिटेशन क्रिएट हो रही है, तब ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी गलत टॉर्क वहां पे यूज हो जाएगी। इसको ड्रॉप नहीं करना है, अगर आपके पास में है ये तो इसको बिल्कुल नीचे नहीं फेंकना है। ड्रॉप करने के बाद में इसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। कैलिब्रेशन आउट होने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसको 60 न्यूटन मीटर पे सेट करते हैं तो हो सकता है 70 न्यूटन मीटर की टॉर्क लगाए या फिर 50 न्यूटन मीटर की टॉर्क लगाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको फेंकना नहीं है, इसको ड्रॉप नहीं करना है नीचे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना यूज करने का, वो ऑलमोस्ट आपका जो माइक्रोमीटर अगर किसी ने यूज किया हो फिजिक्स लैब वगैरह में, अगर 10+2 में अगर आपने माइक्रोमीटर यूज किया है तो माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है उसको भी इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। सेम यहाँ पे टॉर्क रेंच के भी रीडिंग जो है वो इसी तरह से माइक्रोमीटर में भी जैसे यूज की जाती है वैसे ही यहाँ पे यूज की जाती है। इसका यूज करना भी आपको एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा, इसको कैसे यूज किया जाता है माइक्रोमीटर का, साथ में जो टॉर्क एंगल जो गेज होता है इसका यूज कैसे करते हैं, ये भी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे पर बाद में। ये वाले में जैसे यहाँ पे न्यूटन मीटर लिख रखा है स्केल पे, तो ये 5 से लेके 35 तक है, तो इसके पीछे में अलग मैकेनिज्म है। ये आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद में इसको आपको रोटेट करना है, इस तरह से ऐसे घुमाता रहूंगा और जब ये 15 पे पहुंच जाएगा, ये अभी एक पॉइंट और बचा है, तो ये अभी मेरा ऑलमोस्ट 15 के ऊपर में पहुंच चुका है। तो यहां पे मेरी 15 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको वापस ऐसे फिट कर दूंगा और ये मेरा लॉक हो चुका है। अब मैं इसको चाहे कितना भी घुमाऊं ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, राइट। चाहे मैं इसको कितना भी ऐसे ऐसे करता रहूं आगे की तरफ में, ये 15 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, ना तो ये नीचे आएगा। ये एक्चुअल में लॉक हो चुका है। तो इसका लॉक मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है। तो याद ये रखना है कि जब भी आप इस पे काम करते हैं, मान लो 15 न्यूटन मीटर की आपने टॉर्क लगाई, उसको नट बोल्ट को टाइट कर दिया, फिर इसको वापस ऐसे ही नहीं डाल देना, ऐसे ही नहीं रख देना। इसके अंदर में एक स्प्रिंग लगी रहती है, उस स्प्रिंग की टेंशन जो है वो टाइमिंग खराब हो जाती है। तो इसको लोएस्ट पॉसिबल जो सेटिंग है इसकी, वापस इसको लाके 0 पे मत रखिए। जैसे मान लो ये 5 से 35 तक की इसकी सेटिंग है, तो 5 एक किस्म से हम मान लेते हैं कि 5 वाली सेटिंग जो है वो 0 हो गई। तो 0 पे भले ही मत रखिए, रखना भी नहीं चाहिए, 1 के ऊपर में रखिए, मतलब थोड़ा सा टेंशन उसके अंदर में स्प्रिंग में बना रहे। तो अभी ये ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे आ चुका है। इसको ना तो नीचे लेके जाना है, ना तो बिल्कुल पीछे लेके जाना है, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि 0 से भी ये एकदम पीछे चला जाए, तब भी ये खराब है। और ना तो इसको टाइट करके रखना है ज्यादा। एक पॉइंट आप जो है इसको टाइट करके रख सकते हैं ताकि स्प्रिंग में थोड़ी सी टेंशन बनी रहे, मतलब लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग। अगर मान लो कि ये टॉर्क रेंच होता अगर 0 से 25 तक का, तो इसको मैं 1 के ऊपर में सेट करके रखता। मतलब मान लो अगर 0 to 25 होता तो इसको 1 के ऊपर में सेट करके रखता जब मेरे को इसको रखना होता है। दूसरा, इसके अंदर में कोई लुब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए कभी भी, मतलब कोई भी आप ऑयल वगैरह इसके अंदर में डालने की कोशिश मत करिए, लुब्रिकेशन वहां पे मत करिए, वो बिल्कुल भी इसके लिए मतलब अच्छा नहीं होता है टॉर्क रेंच की कैलिब्रेशन के लिए। दूसरा, अलग अलग जो टॉर्क रेंच कंपनियां होती हैं जो बनाती हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनियां, वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन देती हैं इसके लिए।
तो जैसे ये कंपनी है अमेजन बेसिक्स, ये बोलती है कि 10,000 क्लिक्स या फिर 1 साल के बाद में आपको उसको कैलिब्रेट करवाना है। इसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाती है ऑलमोस्ट। और इस वाली ये जो कंपनी है, ये कंपनी बोलती है कि आपको 5,000 क्लिक्स के बाद में या फिर 1 साल के बाद में इसको कैलिब्रेट करवाना है। कैलिब्रेट करवाने के भी फिर पैसे लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। मान लो 2-2,500 का अगर आपने टॉर्क रेंच ही खरीदा है तो कम से कम 1,000-1,200-1,500 रुपये आपको कैलिब्रेशन करवाने के ही देने पड़ जाएंगे। हर साल वो आपको पे करने हैं, जस्ट लाइक EMI की तरह। तो अगर आपने ये रखा है और आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर आपको कैलिब्रेट करवाना ही पड़ेगा। तो बाद में वो उस तरह से हो जाएगा कि एक मतलब हाथी पाल लिया, फिर उसको कहीं आप बस दिखाने के लिए लोगों को रखे रहे हैं, उसका कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक जो मैं आपको चीज बताना यहाँ पे भूल गया, वो सबसे जरूरी चीजें दो हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे तो इसका जो ग्रिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको जो पकड़ेंगे जिस टाइम पे, जो भी आपको ग्रिप हैंडल दिया गया है, जैसे ये स्पेस है यहाँ पे, इतना स्पेस आपको दिया गया है ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो यहीं से आपको पकड़ के टॉर्क लगानी है, यहीं से पकड़ के आपको टाइट या लूज करना है। अगर आप आगे से पकड़ के टाइट करेंगे, लेट सपोज आपने गोटी फंसा रखी है यहाँ पे और किसी नट एंड बोल्ट को आप टाइट कर रहे हैं और आपने यहां से टॉर्क रेंच पकड़ा है, आप किसी को या फिर यूज करते हुए भी देख रहे हैं, तो वो टॉर्क बिल्कुल गलत लग रही है। जब आप आगे से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे जब टॉर्क रेंच को, तब वो टॉर्क ज्यादा लगेगी। मान लो कि आपने इसको सेट कर रखा है 60 न्यूटन मीटर पे और आप यहां से पकड़ के अगर उसको टाइट कर रहे हैं तो वो टॉर्क बढ़ जाएगी। मतलब टॉर्क रेंज जो आपका टॉर्क अप्लाई करेगा वो 80, 90, 100 के करीब में भी जा सकती है और टॉर्क यहां से बढ़ जाएगी। इसकी जो लेंथ है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी टॉर्क लगाने में। और जब आप इसको बिल्कुल सिरे से पकड़ेंगे, मान लो कुछ लोग यहां से पकड़ने की किसी को आदत होती है, बिल्कुल एकदम लास्ट से पकड़ेंगे, तब भी टॉर्क में दिक्कत आती है, तब भी टॉर्क रेंज जो है आपका सही टॉर्क नहीं लगाता है। जब भी आपको इसको यूज करना है, आपको सही ग्रिप जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये तो पहली चीज हो गई। अगर आप किसी को देखते हैं गलत ग्रिप पकड़े हुए तो उसको टोकिए, वो गलत टॉर्क लगा रहा है आपकी उसमें बोल्ट में। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, इसमें किसी भी तरह का एक्सटेंशन मैं बोलूं तो कई बार ऐसा होता है हमारे को ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ जाती है। मान लो कोई बोल्ट हमारे को 200 न्यूटन मीटर के पे ऊपर में टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टॉर्क होती है, तो हम सोचते हैं कि एक हाथ से अब यार मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग पाइप फंसा देते हैं पीछे में, इसके यहाँ पे पाइप फंसा देंगे, पाइप फंसा के इसको टाइट करने की कोशिश करेंगे। वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आपके जो टॉर्क रेंच है उसकी लंबाई आप बढ़ा दे रहे हैं। तो इसका जो मैं आपको पहले ही बताया, इसकी जो लेंथ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी तरह का पाइप का यूज करना इसमें सरासर गलत है। अगर आप पाइप का यूज करते हैं तब भी आपकी टॉर्क बिल्कुल गलत हो जाती है, वहां पे वो बिल्कुल एकदम काम मतलब आपका जीरो हो गया। इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है और आपके जो ये अमेजन बेसिक वाला जो टॉर्क रेंच है, इसकी क्या दिक्कतें हैं, इसको यूज कैसे करना है, वो आपको एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये वाले का भी आपको यूज करना सिखाऊंगा और इस वाले का भी। एक जाते जाते मैं आपका एक मन में सवाल आता है, मेरे से पूछा भी गया था कि हमारे को डिजिटल टॉर्क रेंच लेना चाहिए या बीम टाइप लेना चाहिए या फिर एक क्लिक टाइप लेना चाहिए। क्लिक टाइप टॉर्क रेंच है एक्चुअल में, जब भी आप इसके साथ में कसेंगे कुछ तो क्लिक की आवाज आती है, साउंड आती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो मैं एक चीज बताऊं सर, अगर आप डिजिटल टॉर्क रेंच लेना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ी तोप नहीं है, बट उसका प्रॉब्लम ये है वो महंगा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा महंगा, 20,000 25,000 के करीब में। तो यार उसका लेने का कोई फायदा है नहीं। क्लिक टाइप जो टॉर्क रेंच है ये आपको इजी प्राइस में, एक्सेसिबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं और ये अच्छे रहते हैं। इसमें भी अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो रैचेट टाइप लीजिए, जिसमें रैचेट लगा हो, वो वाला ज्यादा बेटर रहता है। इसको अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी टॉर्क रेंच को रैचेट की तरह में यूज मत करिए। जैसे नॉर्मल आप रैचेट यूज करते हैं ना खोलने चढ़ाने के लिए, उसकी तरह मत यूज करिए। ये प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बारीकी से काम करता है, तो इसको प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट ही रहने दीजिए। इसको जर्नल इंस्ट्रूमेंट आप मत बनाइए, पहली चीज तो। इसका स्केल कैसे यूज करना है और किस तरह से क्या किया जाता है, सारी चीजें आपको मैं एक वीडियो में जरूर बना के बताऊंगा। तो जाते जाते हम सम अप करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, आगे आने वाली वीडियोस में अगर मैं कहीं पे टॉर्क रेंच का अगर यूज करता हूं, अगर मुझे टॉर्क स्पेसिफिकेशंस पता है जब साथ में, तो मैं आपको साथ साथ में बताता भी रहूंगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो भी गाड़ी पे मैं काम करूंगा तो साथ में आपको टॉर्क स्पेसिफिकेशंस भी बता दूंगा। तो ये कुछ चीजें थी, हालांकि अभी भी कुछ काफी चीजें छूट चुकी हैं, वो मैं एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो, हालांकि बहुत लंबी बन चुकी है, पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।